हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 4 में ओम्स लॉ सीखेंगे। ये ओम्स लॉ जो है जर्मन फिजिसिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने इसको दिया था। ठीक है। और ओम्स लॉ हमको किसी भी सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच रिलेशनशिप बताता है। ओम्स लॉ का काम है सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज और करंट के बीच रिलेशनशिप्स को बताना। उसके लिए हमने एक सेटअप तैयार किया है। ये हमारा एक सर्किट है। इस सर्किट में ये कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R। हम जानते हैं कि वोल्ट मीटर को हमेशा कंडक्टर के पैरेलली कनेक्ट किया जाता है, तो हमने पैरेलली कनेक्ट किया है। ये है एम मीटर जो कि करंट को मेजर करेगा, और ये हमने सर्किट के साथ सीरीज़ में कनेक्ट किया है। यहाँ पे हमने बैटरी दिया हुआ है। ये बैटरी जो है कॉम्बिनेशन है 3 सेल्स का, 1 2 3 सेल्स इसमें लगे हुए हैं। ये स्विच है और ये है रियोस्टेट। रियोस्टेट्स क्या होते हैं? ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं। ऊपर ये जो एरो बना हुआ है ये स्लाइडिंग होता है, यानी जैसे जैसे आप इसको स्लाइड करेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम ज़्यादा हो जाएगी। तो इससे हम बैटरी की जो पावर है उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। नहीं तो बार बार हमको क्या करना पड़ेगा, बैटरी में नई नई सेल्स लगानी पड़ेगी। आइए देखें ओम्स लॉ। जब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया तो इस एक्सपेरिमेंट ने वोल्टेज और करंट के बीच रिलेशन बताया। तो क्या रिलेशन बताया? तो अगर हम वोल्टेज अप्लाई करें, V1 वोल्टेज अप्लाई करें, जब हम V1 वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जैसे ही वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा सर्किट में करंट फ्लो होगा। तो वोल्ट मीटर वोल्टेज की रीडिंग देगा और एम मीटर करंट की रीडिंग देगा। तो वोल्ट मीटर ने रीडिंग दी V1, तो एम मीटर ने रीडिंग दी I1। इसी प्रकार रियोस्टेट को हमने एडजस्ट किया और वोल्टेज की पावर को थोड़ा सा बढ़ाया। तो वोल्ट मीटर जो नई रीडिंग देगा वो देगा V2, तो एम मीटर भी उसी समय एक अलग करंट की वैल्यू देगा I2। एक बार और देख लेते हैं। हमने रियोस्टेट को और स्लाइड किया तो वोल्ट मीटर आपको एक नई रीडिंग दे रहा है V3, तो एम मीटर आपको रीडिंग देगा I3। अब जॉर्ज साइमन ओम ने क्या किया कि वोल्टेज और करंट के बीच रेशियो निकाला। उन्होंने देखा कि किसी भी वोल्टेज और करंट का रेशियो जो है वो एक कांस्टेंट आ रहा है। इस केस में यानी V1/I1 के केस में आपको एक फिक्स्ड वैल्यू मिल रही है और इसी फिक्स्ड वैल्यू को हम कांस्टेंट कहते हैं। सेम केस V2 और I2 के बीच भी था। जब V2 और I2 का रेशियो निकाला गया था तो जो फिक्स्ड वैल्यू यहाँ थी, सपोज कि यहाँ कोई फिक्स्ड वैल्यू है K, तो यहाँ भी फिक्स्ड वैल्यू वही आएगी K। तीसरे केस में यहाँ भी वही फिक्स्ड वैल्यू K आ रही है। जब बार बार एक ही वैल्यू फिक्स्ड आ रही है तो उसे हम बोलेंगे कांस्टेंट। तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज, सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट है। ठीक है। और इस कांस्टेंट को उन्होंने नाम दिया क्या? रेजिस्टेंस। इस कांस्टेंट को उन्होंने नाम दिया रेजिस्टेंस। रिलेशन क्या निकला ओम्स लॉ का? V/I इक्वल टू R। तो यहाँ पे जो रिलेशन आया वो आया V/I इक्वल टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं सिंबल R से, जो कि क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ गिवन कंडक्टर, यानी जो कंडक्टर हमने सर्किट में यूज किया है। ठीक है। यानी इसको हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं कि V/I इक्वल टू R, और आप पढ़ते आ रहे हैं ओम्स लॉ V बराबर IR। अब इसको देखें डेफिनेशन के रूप में कैसे कहेंगे, यानी क्या किया जा रहा है। अब ये सारे केस जो अप्लाई हो रहे हैं वो अप्लाई हो रहे हैं कब? जब सर्किट को एक
ऐसे जगह पर रखा गया है जहाँ का टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी हम कह सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी सर्किट के टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। अगर सर्किट के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे अप्लाइड वोल्टेज, सर्किट में जो अप्लाइड वोल्टेज है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। यानी अगर सर्किट के टेम्परेचर को फिक्स रखें तो अप्लाइड वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसमें फ्लो होने वाले करंट के। यही रिलेशन बताया था यहाँ पे V बाई आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपको एक प्रोपोर्शनलिटी साइन है, यानी जब इस साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम होगा R, और यहाँ से आपको वोल्टेज और करंट का डेरिवेशन मिलेगा V इक्वल टू आई आर। कई बार कुछ बुकों में डायरेक्टली उन्होंने क्या कहा है, वो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V करते हैं। ये कंसेप्ट कंप्लीटली गलत है। आप I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V नहीं कर सकते। सही कंसेप्ट क्या है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V I के प्रोपोर्शनल है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे वैसे वैसे करंट फ्लो होगा। वोल्टेज में चेंज करने पर करंट में फ्लो होगा। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे वोल्टेज एक इंडिपेंडेंट वैल्यू है और करंट जो है वो एक डिपेंडेंट वैल्यू है, यानी करंट डिपेंड कर रहा है वोल्टेज पे। लेकिन अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि वोल्टेज डिपेंड कर रहा है करंट पे, जो कि कंप्लीटली गलत कंसेप्ट है। तो यहाँ मेरा ओम्स लॉ का कंक्लूजन क्या आया, ओम्स लॉ का कंक्लूजन आया V इक्वल टू आई आर। इस रिलेशन को थोड़ा और मॉडिफाइड करें तो हम इसको लिख सकते हैं V बाय आई इक्वल टू आर। अब यहाँ हमको देखना है, हमने इससे क्या मिला, इस रिलेशन से तो हमको मिला कि जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। इसका मतलब वोल्टेज और डायरेक्ट करंट में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट भी सेम अमाउंट में ही इंक्रीज होगा। यानी अगर मैं वोल्टेज को डबल करूं तो मेरा करंट भी डबल हो जाएगा। वोल्टेज को हाफ करूं, करंट भी मेरा हाफ हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट समझ में आ रहा है। अब दूसरा रिलेशन जो है वो वोल्टेज और करंट का रेजिस्टेंस से है। तो क्या देख रहे हैं, तो पहला देख रहे हैं कि वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। वोल्टेज बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। सेम रिलेशन, जैसे वोल्टेज अगर इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट रिलेशन यहां से निकल के आया कि करंट और रेजिस्टेंस के बीच कैसा रिलेशन है, तो इनवर्स रिलेशन है। अगर वोल्टेज को मैं फिक्स कर दूं तो करंट और रेजिस्टेंस के बीच कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। इस इनवर्स रिलेशन से क्या समझ में आ रहा है कि अगर करंट मेरा डबल हो जाए, करंट मेरा डबल हो जाए तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, जस्ट हाफ। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और अगर करंट मेरा आधा हो जाए तो रेजिस्टेंस मेरा कैसा हो जाएगा, रेजिस्टेंस मेरा डबल हो जाएगा। यानी क्या समझ में आया, इनवर्स रिलेशन मतलब कि एक चीज बढ़ रही है तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरी घट रही है, दूसरी बढ़ेगी तो पहली वाली घटेगी। तो आपको याद रखना है कि ओम्स लॉ में V करंट और वोल्टेज के बीच डायरेक्ट रिलेशन, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच डायरेक्ट रिलेशन, लेकिन करंट और रेजिस्टेंस के बीच इनवर्स रिलेशन है। और इसी से हमेशा आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन जाएगा। अब आइए ओम लॉ के साथ हम VI ग्राफ भी देख लेते हैं, वोल्टेज करंट ग्राफ, जिससे हम ओम्स लॉ को डिफाइन करते हैं। तो वोल्टेज करंट ग्राफ में करंट हमेशा आपको हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग खींचा जाता है और वोल्टेज होता है वर्टिकली वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग खींचा जाता है। तो हम देख चुके हैं कि VI ग्राफ में
ओम्स लॉ में V बाई आई का रेशियो एक कांस्टेंट आ रहा है जो कि बराबर था R के। तो वी आई ग्राफ इज ए ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये वी आई ग्राफ है, हमेशा ओरिजिन से पास होगा। और ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप मतलब कि ये जो करंट के साथ जो एंगल बना रहा है वो स्लोप आपको डिफाइन करेगा किसको, तो कंडक्टर के रेजिस्टेंस को, कंडक्टर के रेजिस्टेंस R को ये डिनोट करेगा। अब इसमें क्वेश्चन कई बार ऐसा आ जाता है कि आपको ऐसा ग्राफ दे देगा, साथ में आपको ऐसा बना देगा, यहाँ लिख देगा A, B और C, और आपसे पूछेगा कि बताइए कि कंडक्टर A, B, C में किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो कैसे बताएंगे, सीधा सा कंसेप्ट है। तो जिसका स्लोप करंट से ज़्यादा बनेगा उसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पहले A, उसके बाद B और देन C। तो हम देख पा रहे हैं कि A का स्लोप करंट से कम है और B का स्लोप A के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है और C का सबसे ज़्यादा है। तो हम कहेंगे कि जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस यहाँ पे जो होगा वो होगा C का, मॉडरेट लेवल का, मॉडरेट रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा B का, और मिनिमम रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा A का। अब आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों। तो अगर इसको मैं मैथमेटिकल तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो इसको हम अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल समझें, जिसमें ये आपको बेस है, ये आपको परपेंडिकुलर है और ये आपको हाइपोटेनस है। तो यहाँ हाइपोटेनस को नहीं ले रहा हूँ। तो P बाई B का रिलेशन हम जानते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, R निकालना है। तो एक्चुअली R जो रिलेशन है वो किसका है, V बाय आई इक्वल टू R। तो अगर इसकी जगह मैं यहाँ मान लूँ V और इस बेस की जगह मान लूँ करंट को, तो ये जो V बाय आई है ये परपेंडिकुलर बाय बेस का रिलेशन है। और हम जानते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस का रिलेशन किस में आता है, परपेंडिकुलर बाय बेस का रिलेशन आता है आपको tan थीटा के साथ, ठीक है। और मैथ में आप जानते हैं कि tan थीटा की वैल्यू क्या है, 0 से 90 जाने पर धीरे धीरे इंक्रीज होती है। 0 पे होती है 0, 90 पे होती है अनडिफाइंड, और हम जानते हैं कि 45 डिग्री पे होती है 1। तो जैसे जैसे हम 0 से 90 की ओर जाएंगे वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। इसलिए जिसका स्लोप I से ज़्यादा होगा, करंट से जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। कई बार आपको क्या करेगा, ऐसा बना देगा और यहाँ आपको दे देगा वोल्टेज और यहाँ दे देगा करंट। अगर यहाँ करंट होता और यहाँ पे आपको वोल्टेज होता तो ये पूरा केस उल्टा हो जाता। यानी अब I से जो मैक्सिमम स्लोप बनेगा वो बनेगा A का, उससे कम बनेगा B का और फिर बनेगा C का। तो आपको ये याद रखना है कि VI ग्राफ में I एक्स एक्सेस है या वाई एक्सेस। हमेशा आपको स्लोप का जो भी ग्राफ है उस ग्राफ का जो स्लोप देखना है वो करंट के रिस्पेक्ट में देखना है। यहाँ पे आपका ओम्स लॉ कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।